हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को कवर करने वाला हूं जो कि है रिकर्जन। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि रिकर्जन होता क्या है, आप जान लीजिए कि मैं आपको सिर्फ रिकर्जन पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि इससे विजुअलाइज भी करवाऊंगा सो दैट आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि रिकर्जन होता क्या है। रिकर्जन एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जहां एक फंक्शन खुद को कॉल करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर सिमिलर सब प्रॉब्लम्स। आप रिकर्जन को एक नेस्टेड डॉल्स की तरह सोच सकते हैं। सबसे छोटी डॉल तक पहुंचने के लिए आपको बड़े डॉल को एक एक करके खोलना पड़ता है। इसी तरह एक रिकर्सिव फंक्शन भी खुद को बार बार कॉल करता है जब तक वो सबसे स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट वर्जन तक ना पहुंच जाए। एक अच्छे और सही रिकर्सिव फंक्शन के दो क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है बेस केस। बेस केस बेसिकली एक स्टॉपिंग कंडीशन होता है। जब ये कंडीशन मीट होता है तो फंक्शन एक सिंपल डायरेक्ट आंसर को रिटर्न करता है। अगर बेस केस नहीं होता तो फंक्शन बार बार खुद को ही कॉल करता रह जाएगा एंड इससे इन्फिनिट रिकर्जन हो सकता है जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दैट इज वाई किसी भी रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद दूसरा होता है रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस में फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता है लेकिन छोटे या सिंपलर आर्ग्यूमेंट्स के साथ। हर एक रिकर्सिव कॉल अपने आप को बेस केस की ओर ले जाता है एंड ग्रेजुअली ये बेस केस को अचीव कर लेता है। ये दोनों केसेस एक अच्छे रिकर्सिव फंक्शन के दो मेन पिलर्स होते हैं। एक भी पिलर टूटा तो पूरा रिकर्सिव फंक्शन खराब हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये एक एग्जाम्पल रिकर्सिव फंक्शन है। ये वाला पार्ट बेस केस होता है एंड इसे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी आप देखें कि वहां पर कोई और फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है तो वो बेस केस होगा। इसके बाद ये होता है रिकर्सिव केस। इससे भी पहचानने का आसान तरीका है, यहाँ जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो बेसिकली अपने आप को ही दोबारा से कॉल कर रहा है लेकिन एक सिंपलर आर्ग्यूमेंट के साथ जो कि ग्रेजुअली इसको बेस केस की ओर ले जाएगा। अब चलिए मैं आपको रिकर्शन को विजुअलाइज करवाता हूँ। इस वीडियो का ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, ट्रस्ट मी। सबसे पहले आप इस फंक्शन को देखिए कि फंक्शन बेसिकली सम टू n को प्रिंट करेगा। दैट मीन्स अगर आप इसमें 3 प्रिंट किए हैं तो 3 + 2 + 1 करके ये आउटपुट में 6 देगा। सिमिलरली अगर आप 5 लिखे तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करके ये अल्टीमेटली 15 प्रिंट करेगा। सो देखते हैं कि अगर इसमें रिकर्जन अप्लाई हुआ तो वो कैसा दिखेगा। सबसे पहले अब यह पूरे फंक्शन को भूल जाइए, आप सिर्फ इस लाइन पर फोकस करिए। यहाँ पर इस प्रिंट के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि है सम टू n। जब मैं इसे कॉल करूंगा तो यहाँ पर बिहाइंड द सीन ये इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। यहाँ जो पैरामीटर है ये n के बजाय हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर ये पहला कंडीशन चेक होगा। चूंकि 3 1 के बराबर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो कंट्रोल अब एल्स ब्लॉक में आएगा एंड इस पार्ट को ये एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर ये रिटर्न करेगा 3 + सम टू n 3 - 1 जो कि होगा 2। सो ये सम टू n को फिर से कॉल करेगा एंड इस पार्ट जो इसका पैरामीटर होगा वो 3 के बजाय 2 हो जाएगा। अब फिर से ही कंडीशन चेक होगा जो कि फॉल्स होगा। सो यहाँ पर एल्स ब्लॉक में आएगा एंड सम टू n का आर्ग्यूमेंट अपडेट होगा एंड ये 1 हो जाएगा। ये फिर से अपने आप को कॉल करेगा एंड इस बार जब ये चेक होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 1 रिटर्न होगा। सो यहाँ पर आया 1, 2 + 1 3 हुआ तो ये फंक्शन अब 3 रिटर्न करेगा एंड 3 + 3 6 हुआ तो ये फंक्शन अल्टीमेटली 6 रिटर्न करेगा एंड फाइनली आउटपुट में 6 प्रिंट हो जाएगा। जैसा आप लिटरली देख पाए हैं, रिकर्शन में फंक्शन अपने आप को कॉल करता है और हर बार प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। जब बेस केस मिलता है तो फंक्शन एक एक करके पिछले कॉल्स को सॉल्व करता है और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचता है। सो ये होता है फ्लो एक रिकर्सिव फंक्शन का। अब मैं आपको एक दो और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ सो दैट आपको रिकर्जन और अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहला एग्जांपल जो मैं दूंगा वो होगा फैक्टोरियल फंक्शन के ऊपर। जैसा आप फैक्टोरियल के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, अगर मैं 5 को फैक्टोरियल निकालना चाहा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जो कि अल्टीमेटली 120 होगा। सो अगर मैं यहाँ पर इस पैटर्न को देखूं एंड मैं इससे बेस केस एंड रिकर्सिव केस को डिफाइन करना चाहूँ तो वो कैसा हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं बेस केस को देखूं तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, 0 फैक्टोरियल = 1 या फिर 1 फैक्टोरियल = 1। एक बात तो पक्का है कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। सो मैं ऐसा करता हूँ, सेफ साइड के लिए मैं रखूंगा 0 का फैक्टोरियल 1 रहेगा एंड ये हो जाएगा मेरा बेस केस। नाउ मेरा जो रिकर्सिव केस होगा वो मुझे देखना है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पर हर एक नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म आ रहा है ये 1 से कम हो रहा है। दैट मीन्स ये कुछ ऐसा है n × n - 1। दैट्स इट। एंड ऐसा आप इसे देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये हो गया n, ये है n - 1, देन ये रहा n, ये हो गया n - 1 एंड इसी तरीके से ये चलता चला जा रहा है। सो अब मुझे मेरा बेस केस पता है एंड मुझे मेरा रिकर्सिव केस पता है। अब मैं इसके ऊपर एक फंक्शन बना सकता हूँ। सो ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, डेफ फैक्टोरियल एंड ये एक इनपुट लेगा n जो कि बेसिकली होगा कोई भी इंटीजर। अब यहाँ पर मैं बेस केस को डिफाइन करूंगा एंड ये कुछ ऐसा होगा, इफ n = 0 देन इन दैट केस रिटर्न 1। ये हो जाएगा मेरा बेस केस एंड अगर ऐसा नहीं है देन रिटर्न n × फैक्टोरियल ऑफ n - 1 एंड ये हो जाएगा मेरा रिकर्सिव केस।
अब यहाँ पर मैं सिंपली इस फैक्टोरियल को प्रिंट कर लूंगा एंड इसके अंदर मैं जो वैल्यू दूंगा वो होगा 5। एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे 120 प्रिंट होकर मिल गया है। अगला एग्जाम्पल जो मैं देना चाहूंगा वो होगा कि आप रिकर्जन का यूज करके फिबोनाची सीक्वेंस कैसे जनरेट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं तो फिबोनाची सीक्वेंस कुछ ऐसा दिखता है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एटसेट्रा। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी अगला टर्म है वो पिछले 2 टर्म का सम होता है और आप इसे किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए कि हमेशा आपको पिछले 2 टर्म का ही सम दिखेगा। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे बेस केस होंगे 2, एक 0 को डिफाइन करने के लिए और एक 1 को डिफाइन करने के लिए। सो अगर मैं यहाँ पर बेस केस लिखना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा fib of 0 should be equal to 0 and fib of 1 should be equal to 1। एंड अगर मैं यहाँ पर रिकर्सिव केस को देखना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा होगा fib of n equal fib of n minus 1। दैट इज लेट्स से fib of n है यहाँ पर 3, सो fib of n minus 1 हो जाएगा 2 एंड प्लस fib of n minus 2 एंड ये हो जाएगा ये 1। सो ये रहेगा मेरा बेस केस एंड रिकर्सिव केस। सो इसका फंक्शन मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा def fib एंड ये एक इनपुट लेगा n जो कि बेसिकली एक इंटीजर होगा एंड इसके अंदर मैं कंडीशन बनाना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं बेस केसेस को डिफाइन करूंगा। सो ये कुछ ऐसा होगा if n equal 0 then in that case return 0, if n equal 1 then in that case return 1। ऑलराइट, एंड अब जब मैं रिकर्सिव फंक्शन को डिफाइन करना चाहूंगा तो ये इजी है, आप इसे देख समझ के होंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा रिटर्न fib of n minus 1 plus fib of n minus 2। लेट मी करेक्ट दिस, यहाँ पर भी fib होगा। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा मेरा पूरा रिकर्सिव केस। अब इजी है, मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट fib एंड इसके अंदर मैं लेट से 6 पास करा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये छठे टर्म को जनरेट किया है जो कि यह 8। जैसा आप यहाँ पर देखे वेरीफाई कर सकते हैं ये है 0 1 2 3 4 5 6 एंड अगर आप यहाँ पर 6 के बजाय 7 लिखे एंड अब आप इसे एग्जीक्यूट करें तो अब यहाँ पर आपको 13 दिख जाएगा। नाउ अब एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आपको कब रिकर्जन का यूज करना चाहिए। आप इस 3 पॉइंट को ही केवल याद रखिए, ये आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि कब आपके लिए रिकर्जन यूज करना सही है और कब नहीं। जब आप किसी प्रॉब्लम को नेचुरली छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं तब आप रिकर्जन यूज करिए, या फिर जब आप एक ऐसे कोड को लिखना चाहते हैं जो कि किसी मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल डेफिनेशन को क्लोजली फॉलो करता है तब आप रिकर्जन का यूज करिए, या फिर जब इनपुट का साइज स्मॉल टू मॉडरेट है एंड परफॉर्मेंस का उतना कोई चिंता नहीं है तब भी आप रिकर्जन का यूज करिए। लेकिन जब रिकर्सिव कॉल का डेप्थ इतना ज्यादा हो जाए कि पाइथन का रिकर्जन लिमिट जो कि अप्रोक्सीमेटली 1000 रिकर्जन कॉल होता है वो क्रॉस हो जाए और रिकर्जन एरर आ जाए तो उस केस में आपको रिकर्जन का यूज नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस रिकर्जन लिमिट को मत बढ़ाइए अनलेस आप एब्सोल्युटली श्योर हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जब आपको लार्ज इनपुट के लिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए होता है तब भी आप रिकर्जन का यूज मत करिए, एंड जब प्रॉब्लम नेचुरली छोटे छोटे आइडेंटिकल स्टेप्स में ब्रेक नहीं हो पाते तब भी आप रिकर्जन का यूज मत करिए। सो इन पॉइंट्स को जब आप अपने दिमाग में रखिएगा तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कब रिकर्जन यूज करना आपके लिए सही है और कब नहीं। और अगर आप डिसाइड कर लिए कि आपको रिकर्जन यूज करना है तो आपके लिए जरूरी है इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना। सबसे पहला है मिसिंग बेस केस। अगर बेस केस नहीं होता है तो फंक्शन कभी खुद को कॉल करना बंद ही नहीं करेगा। आप हमेशा सबसे पहले एक सिंपल इनपुट के साथ टेस्ट करिए और चेक करिए कि क्या बेस केस सही से काम कर रहा है या नहीं। सेकंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है वो है कि आप रॉन्ग बेस केस को यूज मत करिए। अगर बेस केस का कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है तो छोटी वैल्यूज निकल सकती है और इन्फिनिट रिकर्जन हो सकता है। एंड फाइनली ये बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक होता है एक बिगनर के लिए, आप रिकर्सिव कॉल को रिटर्न करना ही भूल जाते हैं। अगर आप रिकर्सिव कॉल को रिटर्न ही नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट आया है वो डिस्कार्ड हो जाएगा जिसका कोई अल्टीमेटली मतलब ही नहीं बचेगा। सो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप हमेशा ही अपने रिकर्सिव कॉल को रिटर्न करिए। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्या इटरेशन और रिकर्जन में कोई डिफरेंस भी होता है या फिर दोनों सेम चीज होते हैं। सो इसके जवाब में मैं बोलना चाहूंगा कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो है और जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है वो होता है परफॉर्मेंस का। अगर आपको बहुत बड़ी लिस्ट या किसी बड़े नंबर को प्रोसेस करना है तो आप इजिली रिकर्जन के लिमिट तक पहुंच सकते हैं और ये एक रिस्की सिचुएशन भी हो सकता है। सो बेटर होगा कि आप इस केस में हमेशा ही इटरेशन को फेवर करें एज कम्पेयर टू रिकर्जन। दैट इज आप डायरेक्टली किसी लूप को यूज कर लें। एंड सेकंड इज सिंप्लिसिटी। कभी कभी इटरेशन इतना ही सिंपल होता है जितना सिंपल रिकर्जन होता है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर कोई कोडर या यूजर पहली बार किसी इटरेशन को देख रहा है एज कम्पेयर टू रिकर्जन तो वो इटरेशन को ज्यादा इजिली समझ पाएगा। सो अगर ऐसा कंडीशन है तो आप इटरेशन को फेवर करें, ये हमेशा ही बेस्ट रहेगा। सो दैट इज इट इन द वीडियो। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में इसका प्रैक्टिस सेट 3 प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पर आप रिकर्जन की प्रैक्टिस कर सकेंगे। एंड यहाँ पर इस रिकर्जन की प्रैक्टिस करते वक्त आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए एक बेस केस और रिकर्सिव केस को सोचने पर। सो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करें एंड इसकी प्रैक्टिस करें।
और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो तब तक अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।